जय हिंद दोस्तों, आज सेंटर ऑफ मास का थर्ड लेक्चर है। यानी इससे पहले मैंने 2 लेक्चर को अपलोड कर रखा है जिसमें मैंने ये चीज़ बताया था कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सेंटर ऑफ मास का डिफिनीशन बताया था और सेंटर ऑफ मास को मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं वो चीज़ बताया था। हम ये चीज़ बताए थे कि अगर सपोज मान लेते बहुत सारे अगर पार्टिकल रखे हैं तो उस बहुत सारे पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा वो चीज़ बताया था। हमारे पास कंटिन्यूअस बॉडी को कैलकुलेट कैसे करते हैं वो चीज़ आपको बताया था और कंटिन्यूअस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है वो चीज़ आपको बताया था। तो ये जो लेक्चर है उसी का कंटिन्यूअस पार्ट है। इसमें भी हम लोग पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूअस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड आउट करते हैं और उसके ऊपर बेहतरीन सा क्वेश्चन करने वाले हैं। आज हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि होलो कोन का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है। उसके बाद से हम लोग उसके ऊपर बेहतरीन सा क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। आज हम लोग ये भी देखने वाले हैं कि नेगेटिव मास कंसेप्ट क्या होता है। यानी कि नेगेटिव मास कंसेप्ट का मतलब ये होता है कि सपोज मान लेते हमारे पास कोई बॉडी है, उस बॉडी में से किसी मास को अगर हम लोग निकाल दें तो रिमेनिंग मास के वजह से सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, ये चीज हम लोग आज देखने वाले हैं। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम करते हैं होलो कोन का सेंटर ऑफ मास को फाइंड आउट करते हैं। तो होलो कोन का सेंटर ऑफ मास हम लोग फाइंड आउट करेंगे। देखिए वो कैसे करते हैं। तो हम सब क्या कहेंगे, COM, पहले हम हेडिंग डालते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ COM ऑफ होलो कोन, सेंटर ऑफ मास ऑफ होलो कोन, COM ऑफ होलो कोन। ये चीज हमारा आज हेडिंग है। तो सबसे पहली बात है कि होलो कोन, अगर हमको होलो कोन का सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है तो सबसे पहले होलो कोन को हम लोग बना लेते हैं। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम ये चीज मानेंगे कि सपोज मान लेते हैं कि ऐसा हमारा क्या है, एक ये चीज है ऐसे, ये है कैपिटल H। कैपिटल H क्या है, इसका हाइट है और ये हमारे पास क्या है, इसका रेडियस है। तो कैपिटल हमारा हाइट है और R हमारा क्या है, रेडियस है। अब हमें क्या करना है, इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है ये एक प्रकार का कंटिन्यूअस बॉडी है, क्योंकि होलो कोन का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का कंटिन्यूअस बॉडी। अब हमें क्या चाहिए, कंटिन्यूअस बॉडी का सेंटर ऑफ मास। तो किसी भी कंटिन्यूअस बॉडी का सेंटर ऑफ मास का हमने क्या फॉर्मूला आपको बताया था, तो सिंपल हमने आपको ये चीज बताया था कि RCM इज इक्वल टू DM मास और उस मास का क्या होगा, सेंटर ऑफ मास का पोजिशन डिवाइडेड बाई DM मास। ये हमारा क्या था, सेंटर ऑफ मास को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला था। अब हमें ये चीज अप्लाई करना है। तो अगर हमको ये अप्लाई करना है तो एक छोटा सा मास को कंसीडर करना पड़ेगा और उस मास का सेंटर ऑफ मास को हमको निकालना पड़ेगा और दोनों वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इस पूरे होलो कोन का सेंटर ऑफ मास आएगा। तो सबसे पहली बात है कि DM को कंसीडर करते हैं और उसके पोजिशन को देखते हैं। तो DM को कैसे कंसीडर करेंगे, तो हम ये चीज देख रहे हैं कि ये जो हमारा कोन है होलो कोन, वो तो ऐसे ही रहेगा। ये चीज है हमारे पास। तो ये देखेंगे तो जिनमिन अगर हम बोलें तो ये हमारे पास क्या है, हाइट है जो कि H हाइट है ना। और इसको हम लोग देखेंगे तो ये हमारा क्या है, R है। तो किसी भी H हाइट पे चले जाए, किसी भी H हाइट पे चले जाए तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा DH को कंसीडर कर लेते हैं। एक H हाइट पे गए और एक DH हाइट पे गए, H पे जाके छोटा सा DH को कंसीडर करते हैं, H पे जाके छोटा सा DH को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे भी एक हम क्या करेंगे, एक रिंग को कंसीडर कर लिया। तो मैंने क्या किया, H पे गया, एक रिंग को कंसीडर किया, फिर H से DH पे गया और वहां पे एक रिंग को कंसीडर किया। तो हमारे पास क्या है, एक 2 रिंग है। अब हमें ये चीज पता है कि 2 रिंग के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम इसको बोल रहे हैं क्या, DH। अब सबसे पहली बात है कि ये जो DH है तो इस DH का कुछ ना कुछ इसके अंदर मास होगा। अरे इसका अगर मैं बोलूं कि एक रिंग उसके ऊपर दूसरा रिंग, तो दोनों के बीच में एक क्या है, हमारे पास एक लेंथ है। तो पूरा अगर हम एक देखें तो एक सर्कुलर पट्टी बन जाएगा, एक सर्कुलर पट्टी बन जाएगा। तो उस सर्कुलर पट्टी जो बनेगा उसका कुछ ना कुछ एरिया होगा, उस कुछ ना कुछ एरिया में क्या होगा, मास होगा। जो वो मास होगा उसी चीज को हम लोग क्या बोल रहे हैं, DM मास। इसका मतलब ये है कि इसका क्या होगा, इसके पास एक छोटा सा DM मास होगा। यही मास हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। यानी कि अब हम इससे कैलकुलेट करेंगे। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो देखिए H हाइट पे गए तो
हमें इसका अगर मास को कैलकुलेट करना हो तो हमारे पास ये चीज पता है कि क्या सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, डीएम मास डिवाइडेड बाय एरिया, है ना। तो हमें क्या चाहिए, डीएम मास। तो डीएम मास अगर हमें चाहिए तो इसके सिग्मा से इसके एरिया से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिग्मा को मल्टीप्लाई करते हैं किसके, इसके एरिया से, तो हमें क्या मिल जाता है, इसका छोटा सा डीएम मास। अब हमें अगर डीएम मास को कैलकुलेट करना है तो हमें एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसका एरिया अगर हम लोग देखें, अगर हम इसको बाहर निकालें तो ये कुछ ऐसे पट्टी की तरह होगा, ये कुछ, यानी ये हमारा क्या होगा, फर्स्ट रिंग जो h हाइट पे है, और ये हमारा क्या होगा, h प्लस में डी हाइट पे जो मेरा एक रिंग होगा। अब मैंने रिंग ऐसे होता है, लेकिन हम क्या करें, उस रिंग को ऐसे करके ऐसे खोल दिए, माने रिंग तो क्या होगा गोल, लेकिन हम उसको तोड़े और तोड़ के क्या कर दिए, सीधा कर दिए। तो जैसे सीधा करते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डी ए का मतलब ये होता है, यहाँ पे बोलेंगे तो डी ए मतलब होता है छोटा सा एरिया, और इसका जो विड्थ होगा वो हमारे पास क्या होगा, डी एच हो जाएगा। इसका जो विड्थ होगा हमारे पास क्या होगा, डी एच। और इसका लंबाई कितना होगा, इसका अगर लंबाई देखें तो इसका जो लंबाई होगा वो कितना होगा, सरकमफ्रेंस के बराबर। यानी एक रिंग है तो रिंग का सरकमफ्रेंस कितना होगा, यानी उसका अगर हम लोग बोले उसका ये लंबाई तो कितना होगा, 2 पाई आर। इसका मतलब ये होगा, ये हमारा होगा 2 पाई आर। यानी यहाँ से अगर हमको ये चीज़ देखेंगे तो ये हमें आर को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये हमारा पास क्या हो जाएगा, आर, क्योंकि यहाँ से देखिए तो यहाँ पे क्या है, 0, और यहाँ पे क्या है, कैपिटल आर। तो 0 से कैपिटल आर क्या होता है, रेडियस को वेरी कर रहे हैं। यहाँ से अगर बोलेंगे तो ये आर का वैल्यू कितना होगा, 0, लेकिन इसी आर का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। तो अब हमें क्या चाहिए, डीएम मास। तो डीएम मास में अगर हम ये चीज बोले तो डीएम मास को अगर हम बोले तो सिग्मा तो हमारे पास है, ये है सिग्मा है हमारे पास। अब वो सिग्मा को क्या करेंगे, इसके एरिया से मल्टीप्लाई करें, तो एरिया कहाँ होगा, तो 2 पाई आर हमारा क्या होगा, लेंथ होगा, और इसका क्या होगा, डीएच हाइट होगा, है ना। तो 2 पाई आर हमारा क्या हो गया, लेंथ हो गया, और डीएच हमारा क्या होगा, उसका हाइट हो गया। ये हमें क्या चाहिए, कैलकुलेट करना है। अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो डीएम मास है, तो यहाँ पे क्या करें, फॉर्मूला में हम रख लेते हैं। तो फॉर्मूला में जैसे इसको रखेंगे तो वो कितना होगा, सिग्मा 2 पाई आर इंटू डी एच। तो ये हमारे पास क्या हो गया, मास, लेकिन उसके पास क्या है, पोजीशन। इसका मतलब है कि इस डीएम मास का एक सेंटर ऑफ मास होगा, उसका पोजीशन हमें चाहिए। तो उसका पोजीशन हमारे पास कितना होगा, एच हाइट डिवाइडेड बाई ये डीएम। तो डीएम को देखेंगे तो ये हमारा कितना होगा, सिग्मा 2 पाई आर इंटू डी एच, ये क्या है, इसका मास। तो अब देखेंगे सिग्मा से सिग्मा, 2 से 2, पाई से पाई, ये चीज हमारा क्या होगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि अब अगर हम इस चीज को देखें तो हमारे पास क्या बढ़ गया, आर, डी एच और एच, ये 3 चीज बच गया। हमें ये चीज पता है कि जो आर होता है वो एक रेडियस का फंक्शन है, और एच जो है वो हमारा क्या, हाइट का फंक्शन है। लेकिन हमें ये चीज पता है कि अगर ये दोनों अलग अलग फंक्शन है तो हम इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, है ना, क्योंकि आप किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे, आर के रिस्पेक्ट में करोगे तो एच अलग फंक्शन है, एच के रिस्पेक्ट में करोगे तो आर अलग फंक्शन है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक फंक्शन को लेके आएंगे। तो हम क्या करते हैं कि आर को रिप्लेस करते हैं किससे, एच से, क्योंकि एच को हमारा क्या होगा, लिमिट लगाना आसान है। 0 से हम लोग क्या करेंगे, एच तक लगा देंगे, कैपिटल एच तक, तो पूरा हमारे पास क्या हो जाएगा, रिंग 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 कंसीडर करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक होलो कोन बन जाएगा, है ना। तो एच आर को रिप्लेस करना कैसे करेंगे, तो इसमें हमको ये चीज दिख रहा है कि अगर हम इसको थीटा मान लें, अगर मैं बोलूंगा कि इस वाले चीज को देखो, इसको हम थीटा मान लें, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक प्रकार से ट्रायंगल है ये। तो ये हमारे पास अगर थीटा है तो ये कैपिटल आर है, और ये क्या होता है, कैपिटल एच हाइट है। अब इसका ट्रायंगल है, तो ये चीज हमारा एक प्रकार से ट्रायंगल है। ये हमारा हो गया आर, ये हमारा हो गया एच, और ये हमारा कितना हो गया, थीटा। अब हमें ये चीज पता है कि मैंने क्या मान रखा, मैंने इसको आर मान रखा है, यानी ये वाला ट्रायंगल को, आपके सामने वाले ट्रायंगल को मैंने यहाँ बना रखा है। तो ये है आर, तो इसका हाइट हम लोग ने ये चीज पता है कि ये कितना है, एच हाइट पे है, स्मॉल एच हाइट पे। तो यहाँ से अगर हम लोग टेन थीटा लिखना चाहें तो टेन थीटा हमारा क्या होगा, तो आर डिवाइडेड बाई एच, कैपिटल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल एच, तो क्या होगा, स्मॉल आर डिवाइडेड बाई स्मॉल एच, यानी क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। ये चीज हो गया हमारे पास। तो यहाँ से अगर हम लोग अगर h निकालना चाहें तो हम कैसे निकालेंगे, तो h अगर निकालना चाहेंगे तो इसको हम लोग इधर फेंक देंगे, तो ये हमारे पास कितना होगा, h
आर बाई आर। तो ये हमारा आर का वैल्यू है। तो अगर हम इस आर का वैल्यू यहाँ रख देंगे, उसके बाद से क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि आर सी एम विच इज इक्वल टू अगर मैं बोलूँ कि आर के जगह पे क्या लिखना है, एच कैपिटल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल एच इंटू ये हमारा क्या होगा, एच इंटू डी एच डिवाइडेड बाय कैपिटल आर की जगह पे क्या लिखेंगे, स्मॉल एच कैपिटल आर डिवाइडेड बाय एच इंटू डी एच। कहाँ से कहाँ तक, जीरो से कैपिटल एच, जीरो से कैपिटल एच। अब ये चीज देखिए, हमें ये चीज पता है, ये कैपिटल आर खत्म, कैपिटल आर खत्म, कैपिटल एच खत्म, कैपिटल एच खत्म। तो यहां से अगर हम लोग चीज देखेंगे तो ये क्या होगा, ये एच कितना होगा, एच का स्क्वायर इंटू डी एच डिवाइडेड बाई एच इंटू डी एच। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, तो जीरो से आर तक, जीरो से आर तक। ये हमें क्या करना है, इसको नहीं, जीरो से कैपिटल एच तक, सॉरी, जीरो से कैपिटल एच तक हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। अब हम इसको करेंगे, हमें ये चीज पता है कि किसी चीज का अगर इंटीग्रेशन करना, अगर ये हमारे पास क्या स्क्वायर है, तो इसको अगर हम लोग करेंगे तो कितना बन जाएगा, क्यूब। क्योंकि एक क्या होता है, ऐड होता है स्क्वायर में और उसका क्या हो जाता है, पावर नीचे आ जाता है। तो पावर में हम क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे। तो अगर स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, क्यूब डिवाइडेड बाई 3। फिर ये कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब ये है कि एच को रिप्लेस करेंगे जीरो से कैपिटल एच और जीरो से कैपिटल एच। तो कैपिटल एच क्यूब 3 क्यूब डिवाइडेड बाई कैपिटल एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अगर हम इस चीज को ऊपर लेके जाएंगे तो 2/3। अब ये हमारे पास क्या है, क्यूब, ये हमारे पास स्क्वायर है, तो एक हमारे पास बच जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें, किसी भी अगर होलो कोन का अगर सेंटर ऑफ मास देखेंगे तो कितना है, 2/3h। कहाँ से, तो उसका होगा इस बॉटम पॉइंट से होगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, होलो कोन। लेकिन अब हमारे पास क्या चाहिए, सॉलिड कोन। तो हम क्या करते हैं, सॉलिड कोन को निकालते हैं। तो सॉलिड कोन जो होगा हमारा, वो चीज को देखिए। तो सीओ अगर लिखना चाहें कि सीओएम ऑफ सॉलिड कोन है ना, सॉलिड कोन का चाहिए हमको। है ना, तो यहां से बोलेंगे सॉलिड कोन। अब सॉलिड कोन, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक सॉलिड कोन को कंसीडर करना पड़ेगा। कंसीडर करने का मतलब ये हो गया हमारे पास कि एक कोन को कंसीडर करते हैं जो कि क्या होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा कुछ ऐसा, जिस पे क्या है, पूरा एक मास भरा पड़ा है। ये चीज है ना। अब हमें क्या चाहिए इसका, अब इसको हम कैसे करेंगे, तो हमें ये चीज पता है कि इन्होंने ये चीज बोला है कि ये पूरा हमारे पास क्या है, कैपिटल एच, और ये उन्होंने बोला है आर है ना। ये चीज उन्होंने दे रखा है और यूनिफॉर्म है ना। अब हमें क्या करना है कि इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, यानी RCM निकालना है। तो RCM अगर हम लोग निकाले तो वो क्या उतना होगा, DM है ना, DM और उसका सेंटर ऑफ मास डिवाइडेड बाय DM। ये हमारे पास क्या हो गया, सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है। तो अब हम इस चीज को क्या करते हैं कि हमें एक DM चाहिए और उसका सेंटर ऑफ मास चाहिए। फिर हम उसे क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमारे इसका कोण का आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको निकालते हैं। तो इस फॉर्मूला को लगाने के लिए DM इंटू R चाहिए था, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक DM को कंसीडर करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, उस चीज को कंसीडर करने के लिए हम एक सॉलिड कोन को यहाँ बना लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम एक सॉलिड कोन को ऐसे बनाएंगे कुछ इस तरह से, है ना, ये। तो हमें ये चीज पता है कि ये हमारे पास क्या है, कैपिटल H, और ये हमारा क्या हो गया, R। हम क्या करते हैं कि ये तो हमारे लिए पूरा एक सॉलिड है ना। तो हम क्या करते हैं, किसी भी H हाइट पे चले जाएं, है ना, कोई सा भी जनरल H हाइट है, तो किसी भी एक जनरल H हाइट पे गए और एक छोटा सा DH हाइट पे, H पे जाके छोटा सा DH को कंसीडर कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, DH। तो एक हम डिस्क क्या करेंगे, H हाइट पे कंसीडर करते हैं। ये हम क्या कर रहे हैं, H हाइट पे जाके एक डिस्क को कंसीडर करेंगे, और जो दूसरा डिस्क है वो हम कहाँ करेंगे, DH पे कर लेंगे। तो एक हम कहाँ किए हैं,
H हम किए हैं H पे और दूसरा क्या हो गया H प्लस DH पे हम क्या कर रहे हैं कंसीडर कर लिए। तो ये कुछ ऐसे हो गया। तो अब हमें क्या चाहिए कि इसका डीएम मास चाहिए, यानी इस फॉर्मूला में इसका हम लोग को मास चाहिए और इसका पोजीशन चाहिए। तो पोजीशन तो हमें मिल गया क्या H, अब इसका मास चाहिए। अब हम लोग कैसे कंसीडर करेंगे, तो हमें ये चीज पता है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम मैंने आपके सामने डिफाइन कर रखा था, क्या कर रहा था उसका रो। यानी अगर मैं ये चीज बोलूं कि जो रो होता है ना, रो मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब हमें क्या चाहिए मास, अगर हमको ये चीज चाहिए मास तो हम क्या रो इंटू डीवी से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम डीवी को ला देंगे तो डीएम मिल जाएगा। अब डीवी को कैसे लाएंगे, देखिए अब हमारे पास पता है कि कोई सा भी डिस्क होता है तो उसका जो एरिया होता है वो कितना होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे क्या है एक डिस्क नहीं है, डिस्क के ऊपर एक छोटा सा और डिस्क और डिस्क और डिस्क और डिस्क, इसी तरह करते करते क्या होता है DH लेंथ का एक मोटा सा डिस्क बन जाता है। यानी उसके एरिया के साथ उसका हाइट भी कुछ हो जाता है। वो जो हाइट है वो क्या है DH हाइट है। इसका मतलब है कि उसके एरिया से उसके हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस जो डिस्क है इसका क्या मिल जाएगा हमें वॉल्यूम मिल जाएगा। तो उसी चीज को हम यहाँ लिखते हैं, देखिए कैसे लिखते हैं। डीवी, अब डीवी को अगर हम बोले तो इसका एरिया इंटू इसका थिकनेस। तो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, थिकनेस तो चलिए हमें पता है। तो एरिया निकालने के लिए हमें ये चीज पता है कि पाई आर स्क्वायर होता है। डिस्क का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब है कि इसका हमें रेडियस चाहिए, तब हम क्या करेंगे इसका एरिया निकाल पाएंगे। तो हम क्या बोलते हैं कि इसके एरिया को इसके रेडियस को कंसीडर कर लो। तो मैंने क्या किया इसके रेडियस को कंसीडर कर लिया जिसका नाम है आर। तो हमें ये चीज पता है कि पाई आर स्क्वायर इंटू DH जो अपने हाइट मान रखा है। तो ये हमारा डीएम हो गया। अब हमें क्या करेंगे ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो यहां से अगर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करें तो वो हमारा क्या होगा डीएम मास। डीएम मास की जगह क्या लिखेंगे इसको, फिर पाई आर स्क्वायर इंटू DH है ना, उसको क्या करेंगे ये जो मास है उसको क्या करेंगे उसके हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका हाइट कितना है H हाइट है डिवाइडेड बाय फिर मास पाई रो पाई स्क्वायर DH। अब हम क्या करेंगे इसको लिमिट लगा देते हैं। अब लेकिन लिमिट लगाने से पहले ये चीज देखिए, हम पता है इसको मार दो, इसको मार दो। हमें क्या पता है कि ऊपर आर स्क्वायर है DH है, नीचे कितना आर स्क्वायर इंटू DH। अब ये दोनों अलग अलग फंक्शन है। H हमारा हाइट का फंक्शन है, R हमारा रेडियस का फंक्शन है। क्योंकि यहाँ पे देखें तो H हाइट कितना है 0 हाइट, लेकिन यहाँ पे जाएंगे तो कितना होगा कैपिटल H। उसी तरह यहाँ पे देखेंगे रेडियस कितना है 0, लेकिन यहाँ पे अगर चल जाते तो रेडियस इसका कितना R। यहाँ पे 0 रेडियस है, यहाँ पे R रेडियस है। इसका मतलब ये कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है, 0 से R तक वैरी कर रहा है। तो हम यहाँ पे ये चीज बोल सकते हैं क्या कि R को हम लोग क्या कर सकते हैं रिप्लेस कर सकते हैं इन टर्म ऑफ H में, क्योंकि हमको दोनों का एक ही फंक्शन चाहिए तभी हम इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो जैसे इसमें हम लोग क्या करते हैं सिमिलर ट्रायंगल लगाते हैं, उसी तरह इसमें भी हम लोग क्या करेंगे सिमिलर ट्रायंगल लगाएंगे। तो देखिए सिमिलर ट्रायंगल, तो हमें ये पता है कि ये हमारा क्या हो गया ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल में देखेंगे तो एक तो होता है हमारा बड़ा वाला ट्रायंगल है ना, इसको मान लेते हैं थीटा है अपना, एक होता है बड़ा वाला ट्रायंगल। उसके बाद से होता है एक छोटा वाला ट्रायंगल। तो इसको देखेंगे तो ये हमारा स्मॉल r होगा और ये हमारा क्या होगा स्मॉल h होगा, क्योंकि ये वाला क्या है हमारा कैपिटल H। तो अगर मैं बोलूंगा कि टेन थीटा यहां से लिखना चाहें तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा r डिवाइडेड बाई ये हमारा h विच इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाई h। तो यहां से अगर हम लोग ये चीज देखें कि r जो होता है हमारा r इज इक्वल टू h r बाई h, तो ये हमारा पास क्या हो गया r हो गया। अब इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो r को किससे रिप्लेस करेंगे, r को h कैपिटल R h का होल स्क्वायर इंटू DH h डिवाइडेड बाई, यहाँ पे ये चीज देखें तो ये हमारा कितना होगा r की जगह पे हम लोग रिप्लेस करेंगे इतना h कैपिटल R कैपिटल H का स्क्वायर इंटू DH। अब यहाँ से ये चीज देखिएगा हमारा कि इसको अगर हम लोग करना चाहें कहाँ से कहाँ करेंगे 0 से कैपिटल H तक। तो 0 से कैपिटल H तक करेंगे तो यहाँ से हमारा होगा ये R ये RH। तो यहाँ से अगर हम बोलें तो R का H कितना होगा H का स्क्वायर इंटू DH डिवाइडेड बाई यहाँ से हमारा क्या होगा H का स्क्वायर इंटू DH। लेकिन यहाँ पे देखिए ये क्या होगा हमारा H का स्क्वायर है लेकिन ये भी हमारा H है, तो यहाँ पे H नहीं होगा H क्यूब हो जाएगा
है ना। इसको भी हम लोग कहाँ से करना है, 0 से कैपिटल H। अब हमें ये चीज़ पता है कि इसका सेंटर ऑफ मास हमको चाहिए, तो अगर हमको सेंटर ऑफ मास चाहिए तो इसे इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। अब हम इसे इंटीग्रेट कैसे करते हैं, देखिए हम पता है कि H का अगर क्यूब है तो पावर में एक ऐड कर देंगे, उसको डिवाइड कर देते हैं किस में, इंटीग्रेशन में। तो पावर में एक ऐड कर देंगे, तो पावर में एक ऐड करने को कितना हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई, तो इसमें पावर कितना है 2, तो पावर में एक ऐड कर दो तो 3, फिर उसी पावर को नीचे से डिवाइड कर दो 0 से H। तो यहां से ये चीज हमको पता है कि H का कितना होगा, पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। अभी हमारा कितना होगा, ऊपर H 3 चला जाएगा और नीचे को होता है H क्यूब। तो यहां से अगर हम लोग चीज देखेंगे तो ये हमारे लिए क्या होगा, कट जाता है, क्योंकि ये पावर 4 है, ये पावर 3 है, तो एक पावर हमारा H बाई 4 ये हमारा क्या होगा, बच जाता है। तो यहां से ये चीज देखिएगा कि अगर मैं बोलूंगा होलोकोन का सेंटर ऑफ मास कितना होगा, 2h/3h, और ये हमारा कितना होगा 3h/4। अब ये चीज हमारा, लेकिन इन दोनों को हम लोग मेजर कहां से किए हैं, इन दोनों को मेजर किए हैं यहां से। लेकिन इसका एक आसान सा तरीका और हो सकता है, क्या तरीका, उस चीज को देखिए। आसान सा तरीका ये है कि हमें ये चीज पता है कि जो होलोकोन होता है ना, तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होता है, यहां से अगर हम लोग बोल दें तो ये होता है 2h/3, ये हमारा है ना। तो अगर मैं बोलूंगा ये होगा उसके बाद सॉलिड कोन जो होता है वो चीज देखिए, सॉलिड कोन जो होगा, सॉलिड कोन उसका सेंटर ऑफ मास क्या होता है, तो उसका सेंटर ऑफ मास अगर हम बोलें तो ये हमारा कितना होगा 3h/4। लेकिन अब हम इसी चीज को अगर बोलें, अगर उलट दें, उलटने का मतलब ये होता है कि इसको ऐसे उलट दें, तो जैसे हम इसको उल्टेंगे तो बेस हमारा कहां चला जाएगा, ये कुछ इस तरह से ऐसे। तो यहां पे देखिए इसको भी उलट देते हैं, तो जैसे इसको उल्टेंगे ये चीज है, ये चीज है। तो यहां से एक बात हमको पता है कि इसको देखें, इसको उलट देंगे, तो अब हम अगर तुमसे ये चीज पूछे कि इसका सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट से कितना होगा, देखिए इस अगर मैं बोलूंगा 0 पॉइंट से अगर यहां पे जाते हैं तो इसका सेंटर ऑफ मास ऐसे होगा, लेकिन उसी को हम लोग बोले बेस से, अगर इसको बोलते हैं टॉप से तो इसको बोलेंगे बेस से, अगर सेंटर ऑफ मास कितना होगा तो वो कितना होगा। तो हमें चीज पता है कि अगर मैं बोलूंगा कि इस कैपिटल में से इसको घटा देंगे तो ये मिल जाएगा, अरे ये पूरा H है, H में से इसको घटा दो तो ये मिल जाएगा। यानी सेंटर ऑफ मास कहां होता है, बेस से ये पॉइंट, है ना, यानी सेंटर ऑफ मास तो ये पॉइंट है। अब मैं बोलूंगा कि ये पॉइंट हम यहां से निकालना चाह रहे हैं, तो अब वो क्या बोलेगा, भाई साहब इसमें से इसको घटा दो तो यही मिलेगा ना। तो अगर इसमें से इसको घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, बेस से वो चीज कितना होगा। तो हमें ये चीज पता है कि कैपिटल H में से 2h/ घटा देंगे तो हमारा कितना होगा 3h माइनस में 2h/ कितना हो जाएगा 3, तो ये कितना होगा 3h माइनस में 2h बाई कितना होगा 3। तो यहां से अगर हम लोग बोलेंगे ये कि ये कितना होगा 2h माइनस में 3 बाई करेंगे तो कितना होगा h/3। तो यहां से ये चीज पता है कि सेंटर ऑफ मास अगर हम लोग बेस से बोलेंगे ना, बेस से, तो वो हमारे पास कितना हो जाएगा h/3। यानी अगर हम लोग बेस से अगर नापेंगे तो h/3 होगा, लेकिन टॉप से अगर नापेंगे तो कितना होगा 2h/3। उसी तरह हम लोग इसको भी लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, तो हमें ये चीज पता है कि पूरा हमारे पास कितना है h, तो इस पूरे h में से अगर 3h/4 को घटा देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर से सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। तो यहां से अगर हम लोग ये चीज बोलेंगे कि अगर हमको यहां से निकालना होगा बेस से, तो कैपिटल H में से 3h/4 को अगर हम लोग घटा देंगे तो ये हमारा कितना होगा 4h माइनस में 3h डिवाइडेड बाई 4, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारा h/4। तो ये हमारा क्या होता है h/4 होता है। इसका मतलब ये है कि यहां से अगर हम लोग जाएंगे बेस के ऊपर तो वो कितना होगा h/4 पे। तो ये हमारा क्या है, याद करने के लिए आसान है, तो हम क्या करेंगे इस टर्म में याद करेंगे। तो इस टर्म में याद करना आसान हो जाएगा। आपका क्या है कि होलो का कितना होगा h/3, सॉलिड का कितना होगा h/4, एकदम इजी है ना। तो ऐसे हम लोग करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन लेते हैं और उसको देखते हैं।
एक ऑब्जेक्ट और हमारे पास बच गया जिसको बोलते हैं ट्रायंगल, है ना। लेकिन ट्रायंगल को करने से पहले हम उसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, फिर उस क्वेश्चन से रिलेट करके आपको बता देंगे कि किसी भी ट्रायंगल का यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है और कितना होता है। तो वो चीज हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन करते हैं, है ना। तो वो क्वेश्चन क्या है उस चीज को देखिए। ये चीज है, तो यहां से मैं ये चीज बोल सकता हूं कि क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में ये है कि अगर सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास 3 आइडेंटिकल, है ना, 3 आइडेंटिकल अगर मैं बोलूं रड है। 3 आइडेंटिकल का मतलब होता है तीनों इक्वल है, तो 3 आइडेंटिकल मतलब होता है L L L, तीनों आइडेंटिकल है। अब तीनों है आइडेंटिकल, अगर आपसे ये चीज पूछा जाए कि फाइंड द COM, फाइंड द COM ऑफ सिस्टम, है ना, फाइंड द COM ऑफ द सिस्टम फ्रॉम पॉइंट ए। ये है मेरा पॉइंट ए, यानी इस पॉइंट से हमें क्या चाहिए, सेंटर ऑफ मास चाहिए। अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको समझने की कोशिश कीजिए। तो अब जब भी इस तरह का चीज आएगा ना, तो एक हमारे पास कंसेप्ट होता है क्या, कि कंटिन्यूअस बॉडी को रिप्लेस कर देना है क्या, पॉइंट मास से। कहां पे, एट सेंटर पे, है ना। जैसे कि आपसे ये चीज बोले कि हमारे पास क्या है, एक प्रकार से डिस्क है ना, पूरा फुल डिस्क है। तो पूरे फुल डिस्क का सेंटर ऑफ मास क्या होता है, उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे, है ना। तो अगर मैं बोलूंगा कि उस क्या कहता है कि डिस्क को हटा दें, तो डिस्क को अगर हटा देंगे तो हम उस डिस्क के मास को कहां रखेंगे, उसके सेंटर पे। तो यहां से एक चीज हमको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर हमारे पास 2-3 बॉडी हो, तो कंटिन्यूअस बॉडी का अगर सेंटर ऑफ मास निकालना है तो कंटिन्यूअस बॉडी को रिप्लेस कर देते हैं उसको क्या, पॉइंट मास से। लेकिन उस पॉइंट मास को कहां रखते हैं, उसके सेंटर पे, यानी सेंटर ऑफ मास पे। मैं फिर से बता रहा हूं, अगर सपोज मान लेते हैं मेरे पास 2-3 क्या है, ऑब्जेक्ट है। मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक कोन है, एक सपोज मान लेते हैं डिस्क है, एक स्फीयर है ना, 3 चीज है। अगर आपसे ये चीज पूछा जाएगा तीनों का सेंटर ऑफ मास कहां होगा, तो अब यहाँ पे क्या है, कोई पॉइंट नहीं है कि हम सबका आर और उसका मास निकाल, अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइडेड बाय टोटल मास करेंगे तो हम सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। लेकिन अब हमारे पास क्या है, मास नहीं है, हमारे पास तीनों ऑब्जेक्ट है, एक स्फीयर है, एक कोन है, एक क्या है हमारे पास डिस्क है। तो इसका सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए सिंपल सा तरीका ये होता है कि बॉडी को रिप्लेस करना है, यानी कंटिन्यूअस बॉडी को रिप्लेस करना है उसको पॉइंट मास से, कहां पे, उसके रिस्पेक्टिवली सेंटर पे। तो वही चीज हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। अब क्या यूज करेंगे उस चीज को समझिए। पहले एक कंसेप्ट समझ लेते हैं, क्या कि रिप्लेस कंटिन्यूअस बॉडी है ना, रिप्लेस each continuous body by point mass at their at respectively their COM यानी उसके सेंटर ऑफ मास पे हम क्या करना, रखना है। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो अब इसी कंसेप्ट को हमको क्या करना है, ये इसमें अप्लाई करना है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, हमें ये चीज पता है कि कंटिन्यूअस बॉडी को पॉइंट मास से रिप्लेस करना है और उसको कहां रखना है, उसके सेंटर ऑफ मास पे। तो अगर ये हमारे पास एक लेंथ है, तो इस लेंथ को हम लोग क्या करेंगे, उसके
सेंटर पे रख देते हैं, सेंटर ऑफ मास पे। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, उसको सेंटर ऑफ मास पे, इसको सेंटर ऑफ मास में। यानी अब यहां से देखिए कि मैंने क्या किया, रड को रिप्लेस कर दिया उसके सेंटर ऑफ मास से। तो अब मैं ये चीज बोलूंगा कि इसका अगर सपोज मान लें मास m है, इसका भी मास m है, तो इसका मास क्या होगा, m होगा। अब इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो हमें ये चीज पता है कि यहां से अगर बोले तो किसी भी अगर यूनिफॉर्म लेंथ है हमारे पास, रड है, तो उसका सेंटर ऑफ मास कितना होता है, L/2 पे होता है। तो हमें अब ये चीज निकालना है। अब हमें सेंटर ऑफ मास कहां से निकालना है, इस पॉइंट से। तो हमारे पास अब देखिएगा कि बॉडी जो होता है यानी कंटिन्यूअस बॉडी किसमें रिप्लेस हो गया, पॉइंट में। अब हमें पता है कि पॉइंट मास का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, तो RCM पॉइंट का सेंटर ऑफ मास निकालते हैं M1 R1 प्लस में M2 R2 M3 R3 डिवाइडेड बाई M1 प्लस में M2 प्लस में M3। ये 3 मास हो गया। अब हमें क्या करना है, सबका मास निकालना है। तो ठीक है, मास तो हमें पता है M निकाल सकते हैं, लेकिन हमें बेसिकली क्या निकालना है, इसका पोजीशन। पोजीशन निकालने का मतलब ये होता है कि हमारा कहाँ निकालना है, ये वाला पोजीशन। तो इसको बोलेंगे इसका पोजीशन क्या होगा, यहाँ। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, अब इसका पोजीशन देखेंगे तो इधर होगा, इसका पोजीशन इधर होगा, है ना। फिर इसका पोजीशन इधर होगा। अब तीनों का डायरेक्शन अलग अलग है। अब इसमें एक डायरेक्शन का मामला आ जाएगा, तो हम क्या करते हैं, टेक्निक यूज करते हैं कि इन दोनों मास को एक सिंगल मास से रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए कैसे, हमें ये चीज पता है कि इस ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों का जो m होगा उसको रिप्लेस कर सकते हैं किसके, 2m से। तो इन दोनों मास को अगर हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं इसके सेंटर ऑफ मास से, तो यहां से ये चीज देखिए, अब हमारे पास क्या है, 3 पार्टिकल की जगह अब हमारे पास 2 पार्टिकल हो गए, क्योंकि इन दोनों को तो इसके सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस करते हैं। तो इसके सेंटर ऑफ मास बोलेंगे तो ये क्या हो गया, 2m मास, और ये हो गया m मास। यानी अब हमारे पास क्या है, ये और ये। अब हमें ये पता है कि m तो हमें पता है, और ठीक है, m हमको पता, अब हमें r पता करना है। तो अगर हम ये चीज देखें कि हमको r पता करना है तो कैसे करेंगे, तो हम ये चीज बोलते हैं कि इसको सपोज मान लेते हैं इसका हाइट जो है h1 है ना, और फिर इसका जो है वो क्या हो गया, h/2 है। तो ये हो गया h, ये कितना हो गया, h2। अब हमें इन दोनों का सेंटर ऑफ मास, दोनों का पोजीशन निकालना। कैसे निकालेंगे, तो एक हमारे पास ट्रायंगल है, क्या ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल। देखिए इसको सिमिलर ट्रायंगल कैसे बोलते हैं, तो हम ये चीज बोल रहे हैं आपको कि ये हमारे पास क्या होगा, सिमिलर ट्रायंगल होगा। देखिए कैसे, ये हमें पता है कि L साइड है, ये साइड क्या है, L है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल को अगर देखें तो ये कितना होता है, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, तीनों क्या होगा, 60 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग ये चीज बोल सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, 60 डिग्री। तो ये है L और ये हमारे पास कितना हो, 60 डिग्री। तो अब हमें क्या निकालना है, इसका सिंगल ट्रायंगल निकालना है। ये हमारा क्या हो जाएगा, h हाइट। तो ये हमारा क्या होगा, h। अगर मैं बोलूंगा इसको क्या बोलेंगे, h2। तो अगर मैं बोलूंगा h1 और हमको h2 चाहिए, तो यहां से अगर हम लोग 10, हमें क्या चाहिए, ये वाला हाइट। तो ये हमें पता है, ये हमें पता है, तो हम यहाँ से cos थीटा लिखते हैं। तो cos 30 डिग्री, तो cos अगर 30 डिग्री लिखेंगे तो cos 30 डिग्री का मतलब क्या होता है, बेस, और वो क्या हो जाता है, हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे देखेंगे तो बेस हमारा क्या होगा, h1। अगर मैं इसको कंसीडर कर लेता हूँ यहाँ पे, ये वाला चीज, तो बड़ा वाला देखेंगे तो ये हमारा हाथ है। तो अगर हमको h1 हाइट चाहिए तो हमें ये भी लेंथ चाहिए। तो हमें ये चीज पता है क्या, कि ये हमारे पास कितना होगा, L/2। ये हमारे पास कितना होगा, L/2, क्योंकि ये हमारे पास कहाँ आएगा, इसका मास कितना है, L/2 पे। तो यहां से अगर हम चीज बोलेंगे तो ये हमारे पास कितना है, L/2। तो ये हमारा L/2, तो ये भी हमारा हो गया L/2। तो cos 30 डिग्री हमारा कितना होगा, h1 डिवाइडेड बाई L/2, तो वो हमारा कितना होगा, 2h1 डिवाइडेड बाई L। ये चीज हो गया हमारे पास। तो यहां से देखेंगे 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो √3/2 विच इज इक्वल टू 2h1/L। तो यहां से अगर हम बोलेंगे h1 जो अगर हम निकालना चाहें तो ये कहाँ चलेगी, ये ऊपर और ये हमारा नीचे। तो √3/4L, ये हमारे पास क्या हो गया, h1 का वैल्यू हो गया। अब हमें h1 भी चाहिए, हमें h2 भी चाहिए, है ना। तो अब h2, तो यहां से बोलेंगे कि cos 30 डिग्री मतलब ये सिमिलर ट्रायंगल है। तो यहां से देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, h2 डिवाइडेड बाई L लेंथ, h2 डिवाइडेड बाई L लेंथ। तो अब मैं बोलूंगा cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, cos 30 डिग्री का वैल्यू होगा √3/2, है ना, h
2 डिवाइडेड बाई एल। तो H2 हमारे पास कितना होगा, ये ऊपर चला जाएगा √3/2 इंटू एल। तो ये हमारा हो गया H1 का वैल्यू, ये हमारा कितना हो गया H2 का वैल्यू। अब हमें क्या पता है, हमें मिल गया। अब इसके वैल्यू पे हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। इसके वैल्यू को पुट करते हैं। देखिए हम लोग कैसे करते हैं। तो RCM M1 क्या होगा, मास 1, तो ये कितना हो गया 2m मास, क्योंकि m को रिप्लेस कर देता है किससे, 2m को। उसके बाद क्या होगा, इसका हाइट, तो इसका हाइट हमारा कितना H1, तो H1 का वैल्यू हमारे पास कितना होगा, ये तो ये कितना है √3/4 L प्लस में। उसके बाद से कितना हो गया मास 2, M2 कितना है, M2 जो है वो हमारे पास m है, और इसका पोजीशन हमारे पास कितना है, इसका पोजीशन हमारे पास है √3/2 इंटू एल डिवाइडेड बाई मास। अब टोटल मास कितना है 2m, और ये m कितना हो गया 3m, तो क्या हुआ 3m। तो अब यहां से ये चीज देखिए कि अगर हम इसको यहां से कट कर देते हैं तो ये कितना होगा, अगर करेंगे तो m √3l/2, तो यहाँ पे देखेंगे m √3l/2, तो ये हम लोग देखेंगे तो 2 टाइम ऑफ रूट के अंदर 3/2l है ना, डिवाइडेड बाय 3m। तो यहाँ से अगर हम लोग बोले तो इससे को हम लोग क्या करना है, इसको कट कर देते हैं, और ये हमारे पास कितना होगा √3l/3m है ना, और ये वाला मास हमारा m है, ये वाला मास m है। अब मास से मास को काट दो और 3 को इससे काट देंगे, तो ये कितना होगा l/√3। अब यहाँ से ये चीज देखिए l/√3 क्या होता है, तो l/√3 हमारा इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है, यानी कि √3 हमारे पास, और l/√3 देखेंगे तो इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, सेंटर होता है। तो यहाँ से ये चीज देखेंगे कि इस 3, तो अगर हमारा ये हुआ ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आता है, इसका सेंटर ऑफ मास एट ज्योमेट्रिकल सेंटर पे आएगा। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, सेंटर ऑफ मास एट ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। तो ये चीज हमारे पास हो गया। अब हम ये चीज पूछना चाहते हैं कि ये तो हमारे पास क्या था, 3 रड था जिससे इक्विलैटरल ट्रायंगल बना, लेकिन अगर सपोज मान लेते हैं हमारे पास कंटिन्यूअस बॉडी है, कंटिन्यूअस बॉडी मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है वो पूरा एक प्रकार से बॉडी के टाइप का है। बॉडी के टाइप का मतलब से देखिए कैसे, ये कुछ ये चीज हमारे पास, तो ये हमारे पास कुछ ऐसे है। तो ये L और ये L। अब इसका सेंटर ऑफ मास हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसका टेक्निक क्या है। हमें ये चीज़ पता है कि अगर मैं ये चीज़ बोलूँ, मैं इस छोटे मैं ये सिर्फ इतना को कंसीडर करता हूँ, और फिर मैं इसको इतना कंसीडर करता हूँ, मैं फिर इसको इतना से कंसीडर करता हूँ। तो हम अगर ये चीज़ मान लें इसमें DM मास, तो क्या होगा 3 DM मास। उसके बाद से मैं ये चीज़ बोलूँगा कि मैं कुछ ऐसे, तो इसका भी सेंटर ऑफ मास कहाँ पड़ेगा, एट ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। इसका सेंटर ऑफ मास एट ज्योमेट्रिकल सेंटर, इसका भी सेंटर ऑफ मास एट ज्योमेट्रिकल सेंटर, और ऐसे भी करेंगे तभी ज्योमेट्रिकल सेंटर। इसका मतलब है कि इस सबसे बाहर वाले साइड को देखें और सबसे अंदर वाले साइड को देखें, तो यहाँ से यहाँ इन्फिनाइट हमारे पास क्या बनता है, छोटा छोटा ट्रायंगल बन सकते हैं, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल। और हर इक्विलैटरल ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, एट ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। इसका मतलब ये है कि इसका जो सेंटर ऑफ मास आने वाला है वो कहाँ आएगा, एट ज्योमेट्रिकल सेंटर। तो मैं ये चीज बोल सकता हूं क्या कि RCM जो आने वाला है वो क्या होगा, l/√3, यानी एट ज्योमेट्रिकल सेंटर। एट ज्योमेट्रिकल सेंटर पर ही आएगा। तो ये हमारे पास क्या था, ट्रायंगल था। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग क्वेश्चन देखें तो क्या है उस चीज को देखिए। अच्छा क्वेश्चन है ना, आप लोग भी करना चाहेंगे तो करिए, लेकिन हमें क्या करना है, उस टेक्निक को याद रखना, क्या कि बॉडी को रिप्लेस कर देना है, किससे, उसके पॉइंट मास से। और उस पॉइंट मास को कहाँ रखना है, तो उस पॉइंट मास को रखना है उसके सेंटर ऑफ मास पे। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं क्वेश्चन क्या है उस चीज को देखिए। तो इसको बोलते हैं y एक्सिस और इसको बोलते हैं x एक्सिस, है ना, ये चीज है। तो हम ये चीज बोल सकते हैं कि ये हमारा एक लेंथ को कंसीडर करते हैं, ये हमारे पास क्या है, एक
एल लेंथ का है कोई रड है, ये हमारा क्या हो गया दूसरा रड है। तो ये हमारा फर्स्ट रड है और ये हमारा क्या है सेकेंड रड। तो ये हमारा फर्स्ट रड, ये सेकेंड रड और ये हमारा पे क्या होगा थर्ड रड। तो यहां से अगर हम लोग चीज देखेंगे तो एक रड ये है, ये तो हमारे पास क्या है 5 आइडेंटिकल रड है, यानी ये भी एल, ये भी एल, ये भी एल, ये भी एल और ये भी एल। तो हमारे पास क्या है 5 आइडेंटिकल रड है। अब इस 5 आइडेंटिकल रड का जो है ना यहां से अगर पूछे 0,0 से सेंटर ऑफ मास क्या होगा, यानी कि अगर क्वेश्चन वो लिखना चाहे तो क्वेश्चन ये बोला है कि फाइंड द COM ऑफ सिस्टम फ्रॉम ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास चाहिए। तो ओरिजिन हमारा क्या है यहाँ। अब इससे सेंटर ऑफ मास हमको निकालना है। तो हमें ये चीज पता है कि ये हमारे पास क्या है कंटिन्यूअस बॉडी है। कंटिन्यूअस बॉडी को हम लोग क्या कर सकते हैं उसके सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस कर सकते हैं। तो बॉडी को रिप्लेस कर सकते हैं कहां से, उसके सेंटर ऑफ मास से। यानी ये सारी बॉडी है तो इस सारे बॉडी को हम लोग रिप्लेस करते हैं कहां से, इसके सेंटर ऑफ मास से। तो ये चीज देखिए, इसका सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस कर देते हैं, इसके सेंटर ऑफ मास से हम रिप्लेस कर देंगे। तो ये हमारा हो गया वाई एक्सिस और ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस। अब इसको रिप्लेस करना है तो ये हमारा क्या है एल लेंथ है, तो इसका मास कितना है m, यहां से हो गया। और ये हमारा क्या है एल लेंथ है, यानी कहने का मतलब है कि ये हमारा कितना l/2 पे है ना। इसका सेंटर ऑफ मास कितना होगा, वो भी होगा l/2 पे। तो 2 रिप्लेस हो गया और जो तीसरा होगा वो भी रिप्लेस हो जाएगा। इसका जो बोलेंगे l पे जाके l/2 पे, तो ये भी हमारा रिप्लेस हो गया। अब 3 रिप्लेस हो गया, अब चौथा रिप्लेस करते हैं। तो चौथा अगर हम लोग बोलेंगे तो कहां होगा, ये चीज देखिए। तो यहां से बोलेंगे तो ये हमारे पास क्या है ऐसे रड है, तो इसका सेंटर ऑफ मास बोलेंगे ये एल लेंथ का है, तो यहां होगा जो कि यहां से अगर मैं बोलूं तो ये हमारा कितना होगा l/2 पे, और ये होगा यहां जो कि होगा l/2 पे। तो हम अभी क्या किए हैं, हम अभी कुछ नहीं किए हैं, हम क्या किए हैं कि उसके कंटिन्यूअस बॉडी को रिप्लेस कर दिए हैं, किससे, उसके सेंटर ऑफ मास से। तो कंटिन्यूअस बॉडी रिप्लेस बाय देयर सेंटर ऑफ मास, ये m, ये m, ये m, ये m, ये m। अब ये चीज देखिए हमें निकालना है। तो यहां से ये चीज देखिए, ये वाली जो मामला है ना ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। क्यों, इसलिए कॉम्प्लिकेटेड मामला है क्योंकि अगर हम x एक्सिस में y एक्सिस में अलग से निकाल सकते हैं, लेकिन ये न ये x में है ना ये y में है ना। अगर मैं यहां से बोलूं तो ये वाली मास अगर मैं बोलूंगा ना वो x में है ना वो y में है, तो बड़ा दिक्कत है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसमें एक टेक्निक लगाए थे। देखिए क्या टेक्निक है, हमें ये चीज पता है ये m मास है, ये m मास है। तो अगर दो मास इक्वल डिस्टेंस पे, अगर दो मास का क्या जाता है वैल्यू इक्वल है, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां होता है, उनके बीच में आता है। इसका मतलब ये है कि इनका सेंटर ऑफ मास जो आने वाला है वो क्या होता है इन दोनों के बीच में आएगा। तो इन दोनों के बीच में अगर हम बोले तो वो चीज हमारा ये कुछ ऐसे है। तो इसका सेंटर ऑफ मास इनके बीच में आ जाएगा, जिसको हम लोग बोले 2m मास। तो यहां से ये चीज देखिए, अब 2m मास यानी m को रिप्लेस करते हैं इसके 2m मास से। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं आसानी से। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जब हम इसको लिखेंगे तो इसका हमको पता है, इसको पता है, इसको पता है, लेकिन इसका हमें हाइट नहीं पता है। ये हमें हाइट निकालना है। तो ये हम हाइट कैसे निकालेंगे, तो ये हाइट हमें निकालना है बेसिकली। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये हाइट अगर, ये तो हमें पता है एल डिस्टेंस का है, ये हाइट अगर निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन ये हाइट निकालना इतना आसान नहीं है। तो हम क्या बोलते हैं, देखिए इसको कैसे निकालते हैं। तो ये हमारा एक लाइक है, ऐसे बोलते हैं ऐसे। तो यहां से देखेंगे, अब चूंकि यहां से क्या है ये वाला जो है इक्वल है, अगर मैं इसको ऐसे बोलते तो ये भी हमारे पास क्या होगा इक्वल, ये एल, तो ये भी साइड है तो ये भी साइड क्या होगा इक्वल। इसका मतलब ये है कि ये हमारे लिए क्या होगा एक प्रकार का इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका अगर मैं बोलूंगा इसका हाफ जो एंगल होगा वो कितना होगा 30 डिग्री होगा। हाफ एंगल कितना होता है 30 डिग्री होता है। तो यहां से ये क्या हमारा होगा एल डिस्टेंस। तो हमारे पास ये हो गया एल डिस्टेंस। हमें क्या करना है, इसका एंगल निकालना है, तो 30 डिग्री है। तो हमें ये वाला हाइट निकालना है। तो अगर मैं बोलूंगा कि ये वाला हाइट, अगर मैं बोल सकता हूं इसको कि ये हमारा हाइट कितना है h1 और ये वाला हाइट हमारे पास कितना होता है h2।
तो ये वाला हमारा हाइट होता है h, ये हमारा हाइट कितना होता है 2h। अब कैसे निकालेंगे तो उस चीज को देखिए। तो हमें ये चीज पता है कि ये हमारे पास कितना होगा L/2 पे, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास कितना होगा L/2 पे। तो हमें h1 निकालना है, तो cos थीटा यहां से हम लोग लगा देंगे। cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, cos थीटा जो होगा वो होगा h1 डिवाइडेड बाय L/2। तो मैं बोलूंगा √3/2 h1, ये कहां चला गया 2 ऊपर, ये हो गया L हमारा यहां से हो गया। तो h1 अगर हम बोले तो h1 हमारा कितना होगा √3/4। अब मैं बोलूंगा ये h1 है, अब हमें क्या निकालना है h2। तो h2 अगर हम निकालना चाहें तो सिमिलर ट्रायंगल से वो भी निकाल सकते हैं। क्या हो गया cos 30 डिग्री, जब cos 30 डिग्री लिखेंगे तो क्या होगा, ये वाला h2 और ये वाला लेंथ l, तो ये हमारा कितना होगा √3/2 which is equal to h2/l। तो h2 अगर हम लोग निकालना चाहें वो कितना होगा √3/2 into l, है ना, ये चीज हो गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें ये वाला हाइट चाहिए। तो h2 में से h1 घटा देंगे तो ये हमारा मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसको अगर हम लोग बोले तो ये हमारा कितना हो गया h। तो अगर मैं बोलूंगा h हमारे पास कितना है, तो h2 में से h1 को घटा देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा h। तो h2 हमारा कितना है, h2 हमारा √3/2l, है ना, उसके बाद से कितना हो जाएगा √3/4l। तो यहां से अगर हम लोग चीज देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अगर दोनों का ले ले एलसीएम तो ये हो जाएगा 4 2√3h। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं ये हाइट अगर मैं बोलूं, यानी ये वाला जो हाइट होगा हमारा, वो जो हमारा हाइट आने वाला है वो होगा √3/4। तो ये चीज हमारे पास आ गई, है ना। तो ये चीज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इसको निकाला जा सकता है। तो हमें क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा लेते हैं। यानी अब हमारे पास क्या हो गया, फॉर्मूला लगाते हैं किसका, सेंटर ऑफ मास का। तो सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला होगा उस चीज को देखिए कि हमें पता है कि सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है, Cm इज इक्वल टू m1। m1 कितना होगा मास, अगर मैं बोलूंगा m1 बोलूंगा ये चीज हमारा, तो मैं इसको m1 बोलता हूं, तो इसका मैं बोलता हूं इसको m1, तो इसका मास कितना है m और इसका लोकेशन कितना है L/2। अब इसको डायरेक्शन वाइज लिखेंगे, यानी I डायरेक्शन में। इसको मैं बोलूंगा I, यानी x एक्सिस को I लिखते हैं, y एक्सिस को j लिखते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद से मैं बोलता हूं कि ये हमारा सेकंड मास है। तो सेकंड मास को देखेंगे तो इसका मास कितना है m और इसका लोकेशन कितना है L/2 में है, वो कितना है j में, क्योंकि ये हमारा क्या हो सिर्फ I में है और ये हमारा क्या है सिर्फ नहीं, ये सिर्फ हमारा x में है, ये हमारा क्या है सिर्फ y में है। तो मैं बोलूंगा प्लस में, तो ये हो गया ये हो गया। अब हमें ये चीज लिखना है, तो हमें पता है इसका मास कितना है m, और इसको देखेंगे तो x कोऑर्डिनेट इसका कितना है, तो x कोऑर्डिनेट इसका Li है और इसका y कोऑर्डिनेट कितना है, तो L/2 है, L/2 है। तो x कोऑर्डिनेट हमारा क्या है L है, y कोऑर्डिनेट हमारा कितना है L/2 है। अब ये मास हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब हमें ये चीज लिखना है, तो हम क्या लिखते हैं प्लस में 2m, क्योंकि m को रिप्लेस कर दिया है 2m से। अब इसका पोजीशन लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, हमें ये चीज पता है, ये हमें क्या है L पता है। तो इसका मतलब ये है कि हाँ हमें क्या पता है L पता है और हमें ये चीज पता हो जाएगा। तो इसका y हाइट मिल जाएगा, यानी y एक्सिस में कितना दूर है L प्लस में h, L प्लस में h, L प्लस में h बोलेंगे, हमारे पास क्या होगा ये पता हो जाएगा। तो अब मैं बोलता हूं 2m इंटू L प्लस में h, है ना। इस चीज को हम लोग बोलेंगे, इसको मैं यहां लिखता हूं, एक मिनट, प्लस देके यहां लिखता हूं। तो वो हमारे पास कहता होगा 2m मास, है ना। तो 2m मास जो होगा तो वो कितना हो जाता है, वो होता है L प्लस में h का वैल्यू हमारे पास कितना है √3 L/4, सॉरी L/4। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा जे डायरेक्शन में, क्योंकि हमारे पास क्या है ये हाइट है। लेकिन इसका कुछ x पार्ट भी है, यानी ये जो 2m मास है x कोऑर्डिनेट में L/2 है और y कोऑर्डिनेट में कितना L प्लस में h है। तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या L/2 इंटू I। तो ये चीज हमारे पास निकल गया। अब हमें ये चीज पता है कि इसको किससे डिवाइड करेंगे, इसके टोटल मास है। तो टोटल मास कितना है m 3m और ये कितना हो गया 5m। तो ये हो जाएगा हमारा कितना हो गया 5m। तो अब यहां से ये चीज देखिए, mm को काट देते हैं
कैसे काटेंगे, m कट गया, m कट गया, m कट गया, m कट गया और m कट गया। तो अब हमारा ये चीज देखिए, हम ये चीज बोल सकते हैं कि ऊपर वाला कितना है L/2 i कैप प्लस में, अब तो m कट गया ना यहाँ सारा, तो ये कितना हो गया L/2 इन j में, फिर इसको करेंगे तो कितना होगा L i में और L/2 j में, और फिर इसको लिखेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, तो प्लस में 2LJ और फिर इससे मल्टीप्लाई करते तो 2 कट जाएगा तो कितना होगा √3/2 इंटू j, है ना। फिर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से 2 कट गया तो हमारे पास कितना होगा Li डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना हो जाएगा 5। तो RCM अगर हम लोग लिखना चाहें तो I वाले को I के डायरेक्शन में, Y वाले को Y के डायरेक्शन में। I वाला कितना है L/2 ये और L/2 ये और ये L और ये L कितना हो गया 2L प्लस में L/2, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 5L/2, है ना, नहीं 5L/2, तो 5L/2 I कैप, अरे L और L कितना हो गया 2L प्लस में L/2, तो कितना हो जाएगा, है ना, L और नहीं एक मिनट रुक जाओ, Li कितना हो गया 2Li हो गया, है ना, और उसके बाद से करना L/2, तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, हाँ 5L/2, ठीक है 5L/2 प्लस में क्या होगा हमारा, तो प्लस में हमारा ये होगा, आप J वाले को देखेंगे तो ये L/2 और ये हमारा कितना हो गया L/2, तो कितना हो गया L/2 कितना हो गया L, है ना, उसके बाद से ये कितना का 2 यानी 3L, तो यहां से ये चीज देखेंगे तो 3L प्लस में कितना होगा √3/2, ये कितना हो गया J डायरेक्शन में डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना होगा 5। तो यहां से अगर हम लोग ये चीज देखेंगे तो कॉमन हमारे पास क्या निकल जाएगा, तो कॉमन अगर हम लोग देखेंगे तो ये होगा 2 नहीं, हाँ ठीक है, तो यहां हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, है ना, इसमें बेसिकली हमें ये जानना है कि सारे ऑब्जेक्ट को क्या करना है रिप्लेस कर देना है, किससे, तो सारे ऑब्जेक्ट को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं उसके सेंटर ऑफ मास से, और उसको क्या करेंगे एक्स एक्सिस में अलग लगा देंगे, वाई एक्सिस में अलग निकाले, जो आंसर आने वाला वो आ जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं सेकेंड पार्ट इसका लेते हैं। अब देखिए सेकेंड पार्ट क्या है, मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए कैसे, तो एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये बोलता है कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस और ये हमारे पास वाई एक्सिस, उनके ये चीज करना है कि अगर सपोज मान लेते हैं कि एक रिंग को हम कंसीडर कर लेते हैं, ये हमारे पास क्या है एक रिंग, ठीक। अब इस रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां है, उन्होंने बोला कि इसका मास क्या है m है और इसका रेडियस कितना है r है ना, और उन्होंने ये चीज बोला कि इस पॉइंट से पोजीशन हमारा कितना है x डिस्टेंस पे एक पोजीशन है, तो उन्होंने ये बोला कि इसका जो पोजीशन है वो कितना है x पे है, तो इसका मास कितना है, इसका मास मान लेते हैं 2m और इसका मास मान लेते हैं m है। उनका कहना ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो दैट सेंटर ऑफ मास इज लाई एट ओरिजिन, है ना, तो वो चीज देखिए, इसको बोलते हैं वो 0,0, है ना, तो उनका बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो दैट रिजल्टेंट या फिर सो दैट C1 ऑफ द सिस्टम, C1 ऑफ सिस्टम, सिस्टम का मतलब ये होगा ये और ये सिस्टम, C1 ऑफ सिस्टम लाइज एट ओरिजिन, लाइज एट ओरिजिन पे लाई करना चाहिए। अब इसको हम लोग कैसे करते हैं, तो ओरिजिन पे हमें क्या करना है लाई कराना है, तो हम लोग क्या करते हैं इसको यूज करते हैं। सबसे पहली बात है
ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को यानी कंटिन्यूअस बॉडी को रिप्लेस कर सकते हैं किसके, उसके सेंटर ऑफ मास से। तो देखिए हम लोग कैसे करते हैं, सॉल्व करते हैं इसका सेंटर ऑफ मास से। तो अब हमें ये चीज पता है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां होता है, तो इसका सेंटर ऑफ मास अगर हम लोग देखेंगे तो इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो पीछे की तरफ होता है। कहां होता है सेंटर ऑफ मास, एक आपके पास अगर हाफ रिंग है तो हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास कितना होता है, उसका जो सेंटर ऑफ मास है 2r/π पे होता है। इसका मतलब ये कितना 2r/π है। तो ये हमारे पास कितना हो गया 2r/π, और ये हमारा x कहाँ है, तो x हमारा देखेंगे तो ये पॉइंट है हमारा x का, और यहाँ पे कितना रखेंगे 2m मास, और यहाँ पे कितना लेंगे m मास। अब ये चीज देखिए, अब ये जो ऑब्जेक्ट किस में कन्वर्ट हो गया, पॉइंट मास से, और पॉइंट मास का फॉर्मूला हमें पता है। तो YCM अगर बोले m1r1 प्लस में m2r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस में m2, ये चीज हो गया। अब m1 हमारे पास क्या हो गया, हम इसको m1 मानते हैं, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 2m, लेकिन इसका पोजीशन कहाँ है, तो इसका पोजीशन है माइनस में, क्योंकि ये 0,0 है, इसके इधर प्लस आएगा, इसके इधर माइनस आएगा, तो वो कितना है माइनस में 2r/π, ये हो गया हमारा। फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे प्लस में मास कितना है m, और इसका पोजीशन कितना है x, और इसको क्या करेंगे डिवाइडेड बाय टोटल मास, तो ये हमारे पास कितना हो गया 3 मास। अब हमें ये चीज पता है, उन्होंने क्या बोला है कि सेंटर ऑफ मास जो आना चाहिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन एट ओरिजिन, अगर ओरिजिन पे आएगा इसका मतलब क्या होगा, उसका सेंटर ऑफ मास 0 हो जाएगा। अगर उसका सेंटर ऑफ मास 0 है, इसका मतलब ये है हमारे पास कि उसका तो इसको देखते हैं ना, तो यहां से ये चीज देखेंगे तो इसको हम लोग क्या कर देंगे 0 पे लेके आएंगे, तो ये हमारे पास क्या है 2m मास है ना, माइनस में 2r/π है ना। अब हम इसको क्या करेंगे इधर भेज देते हैं, तो ये हमारे पास क्या था माइनस में m इंटू एक्स। तो सबसे पहले m से m काट दो, माइनस से माइनस काट दो है ना। तो यहां से ये चीज देखिए कि x का वैल्यू कितना आ गया 4r/π, यानी कहने का मतलब ये है कि इसका जो वैल्यू आता है वो कितना आता है 4r/π। ये चीज हमारे पास फॉर्मूला से आ गया। 4r/π मतलब क्या होता है कि अब इन दोनों के बीच में आएगा, प्लस आएगा मतलब कुछ यहां होगा, यानी इससे RCM जो होगा वो यानी इससे अगर देखेंगे तो RCM जो होगा वो कितने दूर होगा, वो होगा 4r/π। ये चीज हमारे पास आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। हम क्या करते हैं कि अब थोड़ा हम लोग दूसरे तरफ बढ़ रहे हैं, दूसरे तरफ बढ़ने का मतलब ये रुकिए, दूसरे तरफ बढ़ने का मतलब क्या है उसको समझने की कोशिश कीजिए कि अगर सपोज मान लेते हैं कि ये हमारे पास कुछ ऐसे है, ऐसे करने का मतलब ये हो गया कि अगर मैं बोलूंगा कि एक हमारे पास ऐसे ये एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस है ना, और उन्होंने ये चीज बोला है कि 0,0 है ना, ये चीज ऐसे है। यानी कि अगर मैं ये चीज बोल सकता हूं कि इसको मैं बोलूंगा कि ये 2l लेंथ का है, ये कितना है 2l लेंथ है ना, और ये चीज देखिए ये कितना है 2l लेंथ। आप इस चीज को समझ में पाते होंगे कि इसमें क्या है, इसमें ये चीज है कि ये पूरा हमारे पास एक स्क्वायर है, लेकिन इस स्क्वायर में से एक पार्ट को हम क्या करते हैं रिमूव कर दिए, यानी ये पूरा स्क्वायर है, इस पूरे स्क्वायर में से एक पार्ट को हम लोग क्या किए हैं रिमूव कर दिए हैं। तो जो बचे वाला रिमेनिंग है उसके लिए सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो मैं ये चीज बोलूंगा कि फाइंड द COM ऑफ remaining part of a square
स्क्वायर प्लेट, रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्क्वायर प्लेट, यानी इसका सेंटर ऑफ मास कहां आएगा वो चीज को देखिए। तो सबसे पहली बात है कि मेथड 1 से करते हैं इसको, है ना। मेथड 1, अब मेथड 1 का मतलब ये होता है कि हमें ये चीज पता है कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। किससे? इसके रिस्पेक्टिवली मास से। अगर ये चीज है तो इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे इससे रिस्पेक्टिवली मास से, यानी बॉडी को रिप्लेस कर देंगे उसके सेंटर ऑफ मास से। अब हम ये चीज बोलेंगे कि देखिए अगर हम इसको अलग अलग मानते हैं, यानी पूरे स्क्वायर को 4 पार्ट में बांट देंगे तो हमारे लिए वो आसान हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इन्होंने ये भी दे रखा है कि जो ईच पार्ट जो है वो ये वाला वो क्या है, mm, यानी टोटल मास जो होगा, अगर मैं बोलूंगा कि टोटल मास जो होता है, टोटल मास वो कितना है 4m विदाउट, है ना, कटिंग मास, विदाउट कट मास, यानी बिना मास को कट किए जो टोटल मास है 4m है। तो अगर मैं बोलूंगा कि इस एक पार्ट को कट कर दिए तो हमारे पास कितना मास आ जाएगा, 3 मास। तो 3 मास में बोलेंगे तो इक्वली क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो मेथड 1 में अगर हम लोग देखें, यानी इसका सॉल्यूशन अगर हम लोग करें मेथड 1 में, तो सबसे पहली बात है कि इन सबको कहां रिप्लेस कर देंगे, इसके सेंटर ऑफ मास से। तो अब देखिए हम इसको सेंटर ऑफ मास से इसको रिप्लेस करते हैं। तो ये हमारा पास क्या हो गया, एक्स एक्सिस, और ये हमारे पास क्या हो गया, वाई एक्सिस। तो ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये चीज है हमारा। तो यहां से ये चीज देखिएगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास बोलेंगे तो वो कहां होगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर। ज्योमेट्रिकल सेंटर का मतलब ये हो गया कि यहां से ये चीज है, ज्योमेट्रिकल सेंटर मतलब हो गया ये पूरा एल है, तो ये हमारा कितना हो गया l/2, और ये हमारे पास कितना हो गया l/2। और इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर देखेंगे तो ये हमारा ये हो गया, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारा l/2, और ये हमारा कितना हो गया l/2। और यहाँ पे देखेंगे तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो गया l/2। तो नीचे भी करेंगे तो ये हमारा कितना हो गया l/2। तो यहां से ये चीज देखिए, ये है l/2 पे, ये है l/2 पे, ये है l/2 पे। अब यहाँ पे क्या रखा है, एक मास है, यानी कहने का मतलब ये है कि इस बॉडी के मास को इस पॉइंट मास से क्या करेंगे, रिप्लेस कर दिए। तो अब ये चीज देखिए, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो हमारे पास जो जेन्युइन फार्मूला है, यानी पॉइंट मास का जो फार्मूला है वो यही होता है, m1 मास r1 प्लस में m2 r2 प्लस में m3 r3, है ना, डिवाइडेड बाई m1 प्लस में m2, और ये कितना हो गया m3, है ना। 3 मास है, 3 में लगा देते हैं। तो सबसे पहली बात है कि m1 मास को अगर देखें तो मास हमारा क्या है, m है। अब मैं इसको सबसे पहले m1 मानता हूं। अब इसका हमें क्या करना है, लोकेशन लिखना है। तो ये मास कहां है, तो हम ये चीज देख रहे हैं कि ये अगर 0,0 है तो वो निगेटिव x डायरेक्शन में l/2 है, यानी अगर हम इसको लिख लेंगे तो हम यहां से ये लिख सकते हैं माइनस में l/2, क्योंकि वो निगेटिव डायरेक्शन में है। लेकिन y एक्सिस में देखें तो ये हमारा क्या होता है, प्लस में होता है। तो इसका मतलब ये होता है ये हमारा क्या होगा, i डायरेक्शन में, और ये होगा l/2 इन प्लस डायरेक्शन में, जो कि j डायरेक्शन में, ठीक है। अब प्लस में, अब हो गया m2, अब हम इसको मानते हैं m2। तो अगर हम इसको मानेंगे m2 तो इसका वैल्यू कितना हो गया m, है ना। अब इसको देखेंगे तो ये हमारा कितना है, ये हमारा y कोऑर्डिनेट में है। y कोऑर्डिनेट में देखें तो नहीं, अगर मैं बोलूंगा x में कितना है, तो इस ओरिजिन से देखें तो इस साइड में है, यानी ये कितना हो गया l/2 में होगा, यानी ये क्या है l/2 इंटू प्लस में, है ना। y में कहा देखेंगे तो कोऑर्डिनेट के नीचे है, तो माइनस में क्या होगा l/2 इंटू j, ये हो गया दूसरा। और ये हमारे पास क्या हो गया तीसरा, तो प्लस में होगा m। अब इसको देखेंगे तो ये वाला पॉइंट में देखेंगे तो ये वाला पॉइंट है, तो y में x में कितना है, माइनस में l/2, और ये कितना y में कितना है, वो भी माइनस में l/2, यानी x में भी माइनस है, y एक्सिस में भी माइनस है। तो यहां से हम लोग ये चीज लिखना चाहेंगे, क्या लिखना चाहेंगे कि देते हैं किसको, एक माइनस के मास को। अगर मैं बोलूंगा एकदम आइडेंटिकल है, ये भी l है, ये भी l है, ये हो गया माइनस मास, तो मिलके कितना बन जाएंगे, तो मिलके बन जाएंगे 0। अब हम इन्हीं दोनों चीज को यहाँ ऐड कर देते हैं,
हमें ये चीज पता है कि ये है प्लस का मास, ये है माइनस का मास, इन दोनों चीज को हम यहाँ ऐड करेंगे। तो हम जैसे यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो हमें क्या दिखेगा, उस चीज को देखिए। हमें यहाँ पे ये चीज दिखेगा कि हमें क्या देखेगा, उस चीज को देखिए। हमें ये चीज देखेगा कि ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, कंप्लीट। अब देखिए हम कैसे बोलते हैं, तो ये चीज हमारा कुछ ऐसे, ये है एक्स एक्सिस, ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस। ये चीज है। तो जैसे हम प्लस वाला रखते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट। ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट। तो प्लस वाला को रखते हैं तो ये बन जाता है हमारा कंप्लीट, लेकिन माइनस वाला यहाँ पे हमारा क्या बच जाएगा, है ना। तो प्लस वाला रखेंगे तो पूरा हो जाएगा ये कंप्लीट, लेकिन इसमें माइनस वाला भी तो है। तो ये जो माइनस वाला यहाँ पे होगा, यानी एक बार प्लस को रखते हैं और एक बार माइनस को रखते हैं, तो इसमें क्या होगा, ऐड कर देंगे किसको, माइनस मास को, ये हो जाता है माइनस का मास। अब ये चीज देखिए कि ये वाला चीज जो है ना, ये वाला चीज तो इसके ऊपर ही है, लेकिन हम ऐसे आपको दिखला रहे हैं, क्या दिखला रहे हैं कि एक प्लस का मास यहां रख दिए और एक माइनस का मास यहां रखे, तो दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो इक्वल हमारा यही बन जाएगा। तो अब हम लोग क्या करें, इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करें। तो देखिए इसको सेंटर ऑफ मास कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो RCM। तो RCM अगर हम लोग देखें तो हमारे पास सिर्फ क्या होगा, इन सारे सेंटर ऑफ मास को देखेंगे तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां बनेंगे, यहाँ। यानी इसका सेंटर ये देखेंगे, ये पूरा हमारा कंप्लीट है। अगर ये कंप्लीट है, स्क्वायर है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 4m मास से रिप्लेस कर देंगे। यानी बॉडी को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, पॉइंट से, लेकिन कहां पे, एट सेंटर पे। तो ये हमारा कितना होगा, 4 मास। लेकिन उसके बाद से यहाँ पे रखा हुआ एक निगेटिव मास, तो उसका अगर लोकेशन हम देखें, यहाँ पे अगर हम देखें उसका अगर हम लोकेशन देखें तो ये हमारे पास क्या है, निगेटिव मास। तो इसको हम लोग ये चीज देखते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास जो निगेटिव वाला होगा वो कितना होगा, L/2 और L/2। समझ में आया। मैं बोलूंगा कि प्लस वाला रखते हैं तो कंप्लीट हो जाता है। अगर ये कंप्लीट हो गया तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, एट ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। और एक माइनस वाले को लाके रखते हैं तो माइनस वाले को रखेंगे तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, L/2 इधर, L/2 इधर। तो RCM अगर हम लोग लिखना चाहें तो सबसे पहली बात है कि हम इसको फर्स्ट मास में लिखते हैं। तो फर्स्ट मास कितना हो गया, फर्स्ट मास जो होगा वो 4m, जिसका लोकेशन कितना है, 0 पे, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास क्या है, ओरिजिन पे ही है। तो ओरिजिन पे, ओरिजिन से अगर लेंगे तो कितना होगा, 0। दूसरा जो आता है हमारे पास वो हमारा आता है माइनस। अब हमें ये चीज ख्याल रखना है कि जब भी निगेटिव मास लिखें तो उसके साइन के साथ लिखें। यानी जब भी निगेटिव मास लिखें तो उसके साइन के साथ लिखें। और इसका पोजीशन क्या है, तो इसका पोजीशन देखेंगे तो L/2 I में प्लस में L/2 इंटू J में डिवाइडेड बाई टोटल मास। तो टोटल मास हमारे पास कितना हो गया, 4m माइनस में m। तो यहाँ पे जो हम लोग देखेंगे, यहाँ से ये चीज देखेंगे तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, 0, और ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, 0। लेकिन यहाँ ये वाला तो क्या होगा, 0, यहाँ पे क्या होगा, माइनस में m, है ना। ये हमारा कितना होगा, L/2 प्लस में L/2 I कैप J कैप डिवाइडेड बाय, अब 4m में से एक m चला गया तो कितना हो गया, 3m। तो 3m यहां से बच गया, इसको इससे काट देंगे तो फिर हमारा रिजल्ट हमारा कितना होगा, माइनस में L/2 I में, माइनस में L/2 इंटू J में। तो देखिए रिजल्ट 6, क्योंकि ये वाला 2 है, ये वाला 3 चला जाएगा ऊपर, कितना 3। माइनस में ये देखिए अभी भी आंसर क्या आ रहा है, माइनस में L/6, माइनस में L/6। अभी भी जो आंसर है वो क्या हो रहा है, मैच कर जा रहा है। यानी ये वाला आंसर देखिए और ये वाला आंसर देखिए, दोनों क्या हो रहा है, मैच कर जा रहा है। अच्छा, हमें ये चीज लगता होगा कि देखिए एक ये मास है, एक मास है, दोनों मास का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ आना चाहिए। अगर वो यहाँ आएगा तो पॉजिटिव में आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे पास एक प्रकार का हाइपोथेटिकल थॉट है, यानी हमने इसको माना है, लेकिन आंसर तो दोनों में सेम ही आएगा। हमें क्या लगता है कि ये एक मास है, ये एक मास, तो दो मास का सेंटर ऑफ मास तो उसके बीच में ही आना चाहिए। लेकिन ये चीज कब होगा, जब दोनों पॉजिटिव होगा। लेकिन ये हमारे पास क्या है, निगेटिव है। निगेटिव होता है इसलिए क्या होता है, उसका डायरेक्शन अपोजिट होता है। यानी जो यहां बनना चाहिए वो कहां बनेगा, यहां, ड्यू टू द निगेटिव। तो आज को हमको लेक्चर करते हैं समाप्त। कल के लेक्चर में हम लोग फिर से
कुछ सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद से क्या होगा, सेंटर ऑफ मास के एप्लीकेशन पे जाएंगे। अगर आप लोगों को इस रियल कंटेंट को अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को करें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर